नमस्कार, अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है। सीएम योगी की कैबिनेट मंत्रियों के साथ में बैठक हुई है। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम के साथ कई मंत्री भी मौजूद हैं। मीटिंग में मुख्य सचिव दुर्गा शंकर समेत कई अधिकारी भी मौजूद। सीएम के सामने सुरक्षा सेक्टर से जुड़े विभागों का प्रेजेंटेशन हुआ है। सीएम योगी के सामने 7 विभागों का रोड मैप साझा किया गया है। तो बड़ी खबर अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनूप हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। अनूप, क्या कुछ अपडेट है? प्रेजेंटेशन का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है और आज फिर 6 से 7 ऐसे विभाग रहे जिनका प्रेजेंटेशन हुआ है। 100 दिनों में क्या कुछ कार्य योजनाएं सरकार की हैं, किस तरीके से उनको जमीन में उतारा जाएगा, ये तमाम चर्चाएं आज हो रही हैं। देखिए, योगी 2 सरकार बनने के बाद लगातार मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो धरातल पर कैसे उतरे। इसी प्रकार से पूरे जो विभाग हैं उनको 7 भागों में बांटा गया है, यानी 52 मंत्री 7 भागों में बांटने के बाद लगातार हर सेक्टर की जो प्रेजेंटेशन चल रहा है कि विभागों में क्या कुछ चल रहा है, पिछले सरकार में क्या कुछ हुआ, इस सरकार में क्या रोड मैप बनाया गया है और कैसे विकास का एजेंडा खाका खींचा जाएगा। मंत्रियों के साथ साथ जो अधिकारी हैं कहीं ना कहीं उनका भी प्रेजेंटेशन, साथ ही साथ जो 100 दिन के काम को लेकर क्या रोड मैप तैयार हुआ है, जनता के पास कैसे जाना है। सीधे सीधे मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हफ्ते में 3 दिन आपको क्षेत्र में भी देना पड़ेगा, सीधे जनता से बात भी करना पड़ेगा। तो यानी ये कहा जा सकता है कि आज जिस तरीके से समाज कल्याण विभाग की बैठक प्रेजेंटेशन था उसमें तमाम मंत्री, चाहे जल शक्ति विभाग की बात करें या फिर परिवहन मंत्री दयाशंकर की बात करें या फिर दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, सभी वहां पर मंत्री और प्रमुख सचिव शामिल थे। उसमें पूरे महिला कल्याण को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के या समाज कल्याण से जुड़े जितने विभाग हैं उनको लेकर के किस तरीके से ज्यादा से ज्यादा जनता को फायदा पहुंचाया जाए, जनता की उम्मीदों पर जिस तरीके से दोबारा सरकार बनी है, योगी सरकार किस तरीके से उस पर काम करे, उसको सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बात करने के बाद सभी मंत्रियों को निर्देश भी दिया है कि क्षेत्र में जाकर ज्यादा से ज्यादा समय जनता को दें। और सीधे जो एक सबसे बड़ा एक मुद्दा है महिला जो कल्याण को लेकर के बात हुई, तो इसमें महिला सुरक्षा को लेकर शक्ति अभियान चलाया जा रहा था लगातार, उसमें क्या अपडेट हुआ है, आगे किस तरीके से प्लानिंग है। अभी जो महिला सुरक्षा को लेकर लगातार जो एंटी स्क्वाड जो तैनात सक्रिय की गई थी वो कहां तक पहुंची, इन सब तमाम चीजों पर चर्चा हुई है। अब कल दूसरे विभाग की बैठक होगी। अभी 9 बजे 9:30 बजे मुख्यमंत्री सुरक्षा को लेकर सभी कप्तानों और डीएमओ के साथ बैठक करने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में हालात, अभी जो घटनाएं लगातार हो गई उनको लेकर उस पर चर्चा करेंगे कि आगे किस तरीके से कानून व्यवस्था बनी रहे। इन सब चीजों पर लगातार बैठक जारी है। पूजा, बिल्कुल बैठक जारी है और ये बैठकों का जो सिलसिला है वो बदस्तूर इसी तरीके से जारी रहेगा। दिन के हिसाब से अलग अलग विभागों की प्रेजेंटेशन सीएम योगी खुद देख रहे हैं, उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनूप हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि जमानत पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग चुकी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा की जमानत पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही आशीष मिश्रा को जमानत देने वाले इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को नए सिरे से सुनवाई के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट वापस भेज दिया है। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 4 अप्रैल को सभी पक्षों को सुना था। उसके बाद जो आदेश है वो अपने पास सुरक्षित भी रख लिया था। आपको बता दें, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल पीठ ने, एकल पीठ का मतलब समझिए, सिर्फ एक न्यायाधीश इस पीठ में मौजूद थे। 10 फरवरी को आशीष मिश्रा को इस पूरे मामले से बरी कर दिया गया था। जमानत उनको मिल गई थी। इससे पहले वो 4 महीने तक हिरासत में भी रहा था। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए एक हाई प्रोफाइल मैटर में बेल कैंसिल किया, जो कि हाई कोर्ट के गलत निर्णय के द्वारा जो बेल दिया गया था उस पर सुनवाई होते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा मोनू की बेल कैंसिल कर दी और उनको 1 सप्ताह के अंदर जो है कोर्ट में सरेंडर करने के लिए कह दिया है। उनकी जो बेल बॉन्ड भी सारे जो है वो कर दिए गए हैं और आने वाले दिन में जब वो सरेंडर करेंगे उसके बाद वो हाई कोर्ट में अपना बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोर्ट का ये भी कहना था कि इसमें सारे लोगों के जो भी ग्रीवांस हैं उसको हाई कोर्ट को सुनना चाहिए
उसके बाद भी ही कोई उस बारे में, बेल के बारे में निर्णय दे। मैं माननीय न्यायपालिका के से बहुत ही शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने जो फैसला लेना चाहिए था बहुत ही सही फैसला लिया गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी वो दोषियों को सज़ा दिलवाने में पूर्ण रूप से हम लोगों के साथ रहेंगे। और मैं न्यायपालिका से ये कहना चाहता हूँ कि उनके जो दूसरे साथियों की जो भी जमानतें लगी हैं वो उनके ऊपर भी जो भी कार्रवाई की जाए वो बहुत ही सुरक्षित के हिसाब से की जाए। और लोगों का न्यायपालिका के ऊपर पूरा संपूर्ण भरोसा है, और मुझे उम्मीद है कि न्यायपालिका हम लोगों के हमेशा साथ रहेगी और वो दोषियों को सज़ा ज़रूर देगी, चाहे वो केंद्रीय मंत्री का बेटा हो, चाहे वो कोई भी हो। सज़ा जो भी गुनाह करेगा न्यायपालिका उसको सज़ा ज़रूर देगी। तो वहीं सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत खारिज होने को लेकर के कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट ने किसानों का सम्मान वापस लौटा दिया, जबकि सरकार आशीष को जेल से बाहर रखना चाहती थी। उन्होंने सपा गठबंधन में चाचा भतीजे के बीच चल रही अनबन को लेकर कहा कि कहीं नहीं जा रहा है शिवपाल यादव, कृष्णा पटेल, सभी लोग अखिलेश यादव के साथ हैं और 2024 में बड़े गठबंधन के साथ हम नजर आएंगे। ओम प्रकाश राजभर जी हमारे साथ हैं। आज सुभाषपा ने अपने एक पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई है। सर, क्या बैठक की वजह, मुख्य वजह क्या है? आज संगठन की घोषणा होगी, कुछ नए साथियों को जिम्मेदारी दी जाएगी, कुछ हमारे पुराने साथी हैं उनको भी काम बांटा जाएगा। इस तरह का मूवमेंट यहाँ कार्यकर्ताओं को, पार्टी की विचारधारा, कुछ नए साथी यहाँ जुटे हुए हैं, कुछ नए साथियों को जो है पार्टी की विचारधारा की, भारतीय समाज पार्टी किन मुद्दों पर लेकर के आगे बढ़ रही है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी, महंगाई से निजात, इन सब चीज़ों की जानकारी। आज उसकी बेल हो गई है, अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा की, आप क्या कहना है? बेल खारिज कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं। अब किसानों को आस जगी है, जिस परिवार के लोग वहाँ मरे हैं उनको उम्मीद जगी है कि अब हमको न्याय मिलेगा, तो हम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। और अजय मिश्रा टेनी जी से कहूँगा कि थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो आप इस्तीफा दे दो, ताकि जाँच कोई प्रभावित न हो। शिवपाल नाराज नजर आ रहे थे समाजवादी कोई नाराज नहीं है, ना शिवपाल जी नाराज है, ना ओम प्रकाश राजभर नाराज है, ना कृष्णा पटेल नाराज है। आजम खान के समर्थक लगातार बोल रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, वो समर्थक जहाँ परिवार लंबा है तो कहीं न कहीं चूम होता रहता है। एक आखिरी सवाल है आपसे, जो हिंसा हो रही है अलग अलग प्रदेशों में देखोगे गया है, रामनवमी के दिन हिंसा, इस पर क्या कहना है? ये महंगाई से, बेरोजगारी से ध्यान भटकाने के लिए ये सब ड्रामा हो रहा है और कुछ नहीं है। जब चुनाव नजदीक आता है, कोई लक्ष्य होता है चुनाव का, तो तमाम तरह की बातें जो है इसी तरह आपको मिलेंगी। अब जैसे बंगाल चुनाव था तो तमाम बांग्लादेश से लोग आए थे, चुनाव खत्म हो गया तो अब नहीं है वहाँ, सब चले गए। बिहार में तब जब चुनाव था तो आतंकवादी 300 आ गए, चुनाव खत्म हो गया तो आतंकवादी चले गए। इसी तरह का एक र्यूमर फैलाया जाता है, हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा। 2024 की तैयारी पूरी तरह से आप मानते हैं? ये हम 2024 की तैयारी को लेकर के हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। बात करने के लिए देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि 2024 की तैयारी को लेकर ही आज इस पूरी बैठक को बुलाया गया है। पदाधिकारी हैं, साथ ही वो जीते हुए विधायक भी हैं जो 2022 के चुनाव जीते हैं, और कहीं ना कहीं जो संगठन है या यूँ कहें जो मोर्चा समाजवादी पार्टी के साथ बनाया गया था वो पूरी तरह से मजबूती के साथ 2024 में भी नजर आएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ नौखुर के द्वारा, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त, संसदीय मामलों और चिकित्सा शिक्षा विभाग के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने आज लखनऊ स्थित भाजपा कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार में यूपी की उपलब्धियों और आर्थिक व्यवस्था को लेकर पूरी डिटेल्स साझा करी हैं। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना वायरस आने के बावजूद आज उत्तर प्रदेश ऊंचाइयों पर है। बीते 5 सालों में 47 प्रतिष्ठित जीएसजीपी में वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में यूपी की जीडीपी 17 लाख करोड़ से ज्यादा है। हमारा जो बजट साइज था वो भी पिछले 5 वर्षों में उसमें भी इजाफा हुआ। पहला बजट हमारा 3,84,659.73 करोड़ रुपए का था और अंतिम 21-22 का जो हमारा बजट था वो 5,66,051.84 लाख करोड़ रुपए का था। इसमें भी
महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से जिस प्रकार से बैंक अकाउंट्स में वृद्धि हुई वो भी अपने आप में बहुत उल्लेखनीय है और उत्तर प्रदेश इसमें फर्स्ट नंबर पर है। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल जानने के लिए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। इसी कड़ी में वो बाराबंकी जनपद के सरकारी अस्पताल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आम आदमी की तरह लाइन में लगकर पर्ची भी बनवाई। अस्पताल में 7 काउंटर होने के बावजूद एक ही काउंटर पर पर्चा बनने से उन्होंने नाराजगी जाहिर की और जिम्मेदारों को फटकार भी लगाई। आपको बता दें कि योगी सरकार 2.0 के बनने के बाद से ही लगातार डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। बीते दिनों उन्होंने केजीएमयू पहुंच करके व्यवस्थाओं का हाल जाना था। बिना किसी काफिले के वो आम आदमी की तरह ही केजीएमयू पहुंचते हैं। उन्होंने निरीक्षण भी किया था। इसके बाद आज वो अकेले बाराबंकी में निरीक्षण के लिए पहुंच गए। ब्रजेश पाठक जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने मरीजों का हालचाल जाना। इसी के साथ उनसे बातचीत भी की। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात उत्तराखंड की करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने बांसखेड़ा इंटर कॉलेज में पहुंचकर एक पेपर मिल की ओर से काशीपुर के आधा दर्जन से ज्यादा राजकीय विद्यालय में कराए गए कार्यों का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्कूल में बने कक्षाओं का भी अवलोकन किया और फीता भी काटा। सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने के बाद जनता से किए गए वादों के मुताबिक सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूल में सभी सुविधाएं इंग्लिश माध्यम के स्कूलों की तरह ही उपलब्ध होंगी और शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए कड़ी मेहनत की जा रही है ताकि बदलाव आ सके। हमारे पहल पेपर मिल और प्रशासन के द्वारा मिलकर, सरकार के द्वारा मिलकर 7 स्कूलों के रूपांतरण का कार्यक्रम किया गया है। ऐसे 500 विद्यालयों का रूपांतरण किया जा रहा है, जिनका कायाकल्प हो रहा है और एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। और ऐसे जितने भी लोग आगे आ रहे हैं उन सभी को लोगों का हम धन्यवाद करते हैं कि वो आकर अच्छे काम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। और भी जितने भी लोग आगे आएंगे उन सभी का हम स्वागत करेंगे। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग से हटाए गए आउटसोर्स कर्मियों की सेवा बहाली की मांग अब तूल पकड़ने लगी है। सेवा बहाली की मांग को लेकर सोमवार को हरिद्वार स्थित ऋषि कुल तिराहे पर आउटसोर्स कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बुद्धि शुद्धि यज्ञ किया। तो वहीं कर्मचारियों के समर्थन में उत्तराखंड के सभी जिलों से आउटसोर्स कर्मचारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर आंदोलन का समर्थन भी किया था। हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने जरूरत के समय उनका इस्तेमाल किया और जरूरत खत्म होने पर उन्हें बेरोजगार छोड़ दिया। सर 31 तारीख को हमें मतलब सारे कोविड-19 आउटसोर्स कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया था, जिसके बाद हम सर बहिष्कार के लिए मजबूर हुए थे। 28 तारीख से हमारा बहिष्कार चला था 31 तक। उसके बाद हमने सर धरना प्रदर्शन जारी रखा, लेकिन कोई भी हमारी सूद-बूद लेने हमारे पास नहीं आया। और ऊपर से सर हमारी 7 महीने की सैलरी भी नहीं है। हम पता नहीं किस तरीके से यहाँ पे मतलब प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के आगे। सर ये तो हमारे साथ खेल रही है सरकार युवाओं के साथ में कि अब जब उनको जरूरत हमारी थी, हम लोगों ने पूरी उनकी सेवा दी है सरकार को, और अब वो इस टाइम पे हमको रोड पे छोड़। राज्य में बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। दरअसल कांग्रेस के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात करी थी और राज्य की कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर ज्ञापन सौंपते हुए संज्ञान लेने का अनुरोध भी किया था। तो वहीं भगवानपुर में हनुमान जयंती के जुलूस के समय की घटना, नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था खराब हो गई है और असामाजिक तत्वों की ओर से बलवा कराने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने सरकार पर जानबूझकर हंगामा कराने का आरोप भी लगाया। हम कोई झूठा आरोप या मैंने कहा ना कोई इस तरह की सियासत नहीं करना चाहते। जो सच है उसको हमें स्वीकार करना चाहिए। पिछले भारतीय जनता पार्टी के जो थोड़ा सा कार्यकाल रहा है, मेरा मानना था कि हम इन्हें कुछ समयावधि देंगे। किसी भी सरकार की कुछ समय जरूर मिलना चाहिए, लेकिन जो नियति है, जो मैं देख रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का दो महीनों का जो कार्यकाल रहा है उसमें अपराध बढ़ रहे हैं, डर और भय का माहौल है, लोगों में एक दहशत पैदा हो गई है, सामाजिक ताना बाना है उसको बिखेरने की कोशिश की जा रही है।
टाटा जलालपुर में जो घटना घटी है, धार्मिक उन्माद फैल रहा है, हम किसी एक वर्ग के साथ नहीं है। यह कौमी एकता है, एक भारत एक की अपनी एक पहचान है, संस्कृति है, हम सब लोग बराबर हैं। 7 से 8 बड़ी घटनाएं घटी हैं, जिसमें एक नाबालिग का रेप, पूर्व विधायक के ऊपर प्राणघातक हमला, महिलाओं के संग बदतमीजी, लूट, और जो अभी भगवानपुर में एक घटना घटी है धार्मिक। वहीं रुद्रप्रयाग केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने शासन की ओर से भगवान केदारनाथ धाम को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराए जाने को लेकर भारतीय पुरातत्व विभाग को प्रस्ताव भेजा, लेकिन प्रस्ताव पर घोर आपत्ति दर्ज की गई। इस दौरान तीर्थ पुरोहितों ने कहा कि केदारनाथ मंदिर कोई ताजमहल नहीं है जिसे किसी युवक ने नहीं बनाया। सरकार के पौराणिक धरोहरों के साथ सरकार को छेड़छाड़ करने का कोई हक नहीं है, जिसका घोर विरोध किया गया। जय बाबा केदार। हेलो गाइस, हम